हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल। ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 10 मार्च 2025 को। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही इजी है और इजी टू सॉल्व। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगते हैं बहुत ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और मैं यह कह सकता हूं कि अगर आप ध्यान से मेरे लेक्चर को अटेंड करते हैं तो मैं कह सकता हूं, ये दावा के साथ कह सकता हूं कि आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसके लिए क्या करना होगा कि जो मेरा वीडियो आएगा उन सभी वीडियो पर आपको बने हुए रहना पड़ेगा। अब मैं डेली अपलोड करूंगा कुछ न कुछ वीडियोज जिसे आपको देखना होगा। और मैं बात करूं तो रियल नंबर के बारे में अगर बात किया जाए, तो पॉलिनोमियल के बारे में बात किया जाए, तो बहुत ही है ना छोटा छोटा कंसेप्ट है जिसे हम लोग दिमाग में पहले बैठाते चलेंगे। उस पर बेस पे जितने भी आपका मेन टॉपिक होगा उसका डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किया जाएगा। इनफैक्ट मैं अगले 10 दिनों तक, मतलब कि जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग डेली वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा, जिसे आप देखिएगा तो अब जरूर आपको कुछ वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब कि नॉलेज को इन्हांस करने का काम करेगा। अगर बात किया जाए कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चंस का लेवल जो भी हो, चाहे तो हाई हो चाहे तो लो है, क्वेश्चंस जो है वो डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट लेवल पर। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर है, जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे मेमोराइज है, फार्मूला अप्लाई करने आता है, तो आई थिंक क्वेश्चंस कैसा भी होगा तो बोर्ड एग्जाम में बनेगा। और हमारा मेन मोटो होगा आपके बोर्ड एग्जाम तक जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सब के सब आपके दिमाग में रख देना, जिससे कि आपका नॉलेज इन्हांस हो सके और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर पाओ। सो हम लोग पहले स्टार्ट किया जाए रियल नंबर से। और मैं अगले 10 दिन तक, अगले मैं बात करूं तो अगले 10 दिनों तक, मतलब कि जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक सारे टॉपिक का जिस तरह से आज मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से डिस्कशन करते हुए कुछ न कुछ वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा। आप हमारे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही काम करना है कि आप हमारे चैनल पे बने रहना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उन सभी बच्चों तक भी शेयर करेंगे जो कि आपके, है ना, आपके जो दोस्त होंगे उनको भी, ताकि इससे फायदा हो सके। देखा जाए और आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम रियल नंबर। तो रियल नंबर्स की अगर बात किया जाएगा तो देखो, रियल नंबर में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है कि कुछ, है ना। पहले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बात किया जाए, इस तरह से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उससे पहले देखा जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए रेशनल नंबर इज। मतलब कह रहा है क्या कि रूट 20 में कितना से, है ना, कौन से इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि एक रेशनल नंबर आ जाए, तो है ना। तब देखो, रूट 20 इंटू रूट 20, तो रूट 20 इंटू रूट 20 इसका वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, 20 लिखा जा सकता है अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर सेकंड में अगर बात किया जाए रूट 20 इंटू 2, तो लिखा जा सकता है ऐसे रूट 40, जो कि इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो तो कौन सा नंबर आया, रेशनल नंबर आया। इन द सेम वे अगर बात किया जाए रूट 20 इंटू 5 अगर आप कर लेते तो यहाँ से आता 5√20 विच इज इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ लास्ट ऑप्शन रूट 20 इंटू आप कर लो कितना, रूट 5, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया, रूट 100 मतलब कितना आ गया 10 विच इज ए रेशनल नंबर। चलो आप देखो क्या बोला गया था, ऐसा सबसे छोटा ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था जो कि रूट 20 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद एक रेशनल नंबर देगा। तो सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखो यहाँ पे 2 केसेस है जहां पे रेशनल नंबर बना। एक केस 1 में भी बना रेशनल नंबर, और रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ तभी बना आपका रेशनल नंबर बना। लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन है, तब आप बात किया जाए रूट 5 और रूट 20 में, तो छोटा नंबर कौन सा हो गया, रूट 5, इसलिए हमारा आंसर होगा रूट 5 होने वाला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होता है रियल नंबर का, ऐसा कोई भारी कंसेप्ट क्वेश्चंस नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखा जाए सेकेंड नंबर क्या बोला गया, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर पी एंड क्यू। मतलब देखो क्या बोला गया, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर पी एंड क्यू, 2 प्राइम नंबर है, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज 221, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। तब पूछा गया था आपसे कि 3p माइनस क्यू का वैल्यू क्या होगा, बल्कि कंडीशन अप्लाई, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज गिवन दैट इज 221,
ठीक है ना। देखो दोनों कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, तो इन दोनों का एलसीएम अगर फाइंड आउट करते तो 10 होता, मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे वही हो जाएगा एलसीएम। मतलब यहां से अगर बात किया जाए कि ये दोनों प्राइम नंबर है, पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर है, इसका मतलब कहा जा सकता है कि पी इंटू क्यू का वैल्यू दिया गया है 221, पी इंटू क्यू का वैल्यू दिया गया है 221। अब आप खुद सोचो कि ऐसा पी और क्यू का वैल्यू के बारे में बात किया जाए। देखो यहाँ पे कंडीशन लिखा गया है कि P जो है P P इज ग्रेटर देन, P जो है वो ग्रेटर देन किससे है ना। कंडीशन लिखा गया कि P जो है वो बड़ा होगा Q से। तब आप खुद सोचो कि ऐसा दो दो ऐसा कौन सा नंबर इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 221 आएगा। तो मतलब अगर P का वैल्यू रख देते हो आप 17 और Q का वैल्यू रख देते हो 13, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 221 आएगा। मतलब यहां से कहा जा सकता है कि P का वैल्यू हो गया 17 और Q का वैल्यू हो गया 13। इसका मतलब अब आपसे पूछा गया था क्या चीज कि 3P माइनस Q का वैल्यू, 3P माइनस Q का वैल्यू पूछा गया था। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, 3P मतलब P का वैल्यू रख दो 17 माइनस Q कितना था 13। मतलब यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 51 माइनस 13, 51 माइनस 13 यानी कि इसका वैल्यू आ गया 38। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। मतलब क्या बोला गया है कि ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बनाना है रेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू रेशनल नंबर। तो कैसे आएगा, चलो आप देखो ऑप्शन नंबर 1 में देखा जाए तो देखो यहाँ पे लिखा गया है √16 इंटू √4। अब देखो तो √16 रेशनल नंबर है, √4 भी क्या है रेशनल नंबर है, यानी कि ऑप्शन ये जो है भी ऑलरेडी गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है √5 इंटू √2 लिखा गया था ऑप्शन नंबर बी में, इसका वैल्यू आ गया √10। √10 मतलब कि है ना ये कौन सा नंबर हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन आपका डिमांड क्या गया है, देखो रेशनल नंबर का डिमांड किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी क्या आपका गलत है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखो तो क्या लिखा गया √3 इंटू √21। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करो इसका वैल्यू आएगा √81 और √81 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना लिखा जाता है 9। मतलब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला गया है कि गिवन HCF ऑफ 2520 एंड 66 है ना 6600 इज इक्वल टू 40। मतलब HCF दिया गया है, एक्चुअली में अगर बात किया जाए तो क्या दिया गया है HCF ऑफ 2520 है ना 660 इज गिवन विच इज इक्वल टू हाउ मच 40 दिया गया है। एलसीएम, अब देखो इन दोनों नंबर का एलसीएम भी लिखा गया है कि एलसीएम ऑफ 2520 6600 इज 252 इंटू लिखा गया था के। तब आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो जिस पर बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टार, साथ साथ मैं ले देता हूँ VVI, ठीक है ना, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब A इंटू बी लिखा जाता है। HCF इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मेरे साथ साथ एक बार बोल लीजिएगा एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू लिखा जाता है A इंटू बी। ठीक है, एलसीएम देखो तो एलसीएम कितना दिया गया 252 इंटू लिखा गया था आपका के इंटू HCF इज गिवन 40 A इंटू बी। तो ए देखो कितना हो गया, ए मतलब कौन सा फर्स्ट नंबर, ए मतलब कौन सा फर्स्ट नंबर, बी मतलब कौन सा सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर कौन सा दिया गया था 2520 इंटू आप कर लो 6600। चलो अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो के का वैल्यू। तो यानी कि के का वैल्यू यहाँ से लिखा जा सकता है, देखो इधर इंटू में है, जब इधर जाएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, मतलब और लिख सकते हो 2520 इंटू लिखा जा सकता है 6600 और डिवाइडेड बाय लिख सकते हो आप 252 इंटू 40 लिखे जा सकते हैं। चलिए अब आप यहां से क्या करोगे, दोनों को कट कर लिया जाए। देखो कितने बार कट गया 10 टाइम्स कट गया। यहां से इसे कट कर लो, यानी कि देखो है ना 1 0 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 1 0 नहीं, यहाँ पे
यहाँ डबल जीरो था, ठीक है ना। चलो आप इसे कैंसिल आउट कर लो, तो यानी कि पहले 2 से लगाया जाए तो 3300 लिख सकते हो आप 2 टाइम्स, फिर से 2 से लगा दो तो कितने लिखे जा सकते हैं 1 5 और 16 इनफैक्ट, ठीक है ना। 1650 यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 1650। तो ये जो यहाँ से जो ये जो फार्मूला बना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ द एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। तब सबसे पहली बात प्राइम नंबर, अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर के बारे में, और 2 तरह का नंबर दिया गया है, कंपोजिट नंबर दिया गया है, तो क्या होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है सर, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होगा, 2 फैक्टर्स ओनली, ठीक है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। और कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है ना, 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, 3 है ना, यू कैन से 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं 2, तो 2 का फैक्टर्स कौन कौन सा है, तो 2 का फैक्टर है 2 या तो 1, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 2 है, इसलिए दिस इज प्राइम नंबर। 3 का फैक्टर्स 3 और कौन सा हो गया 1, इसलिए ये भी किस तरह का नंबर हो गया प्राइम नंबर। तो सबसे पहली बात लिस्ट प्राइम नंबर, तो लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया, तो लिस्ट प्राइम नंबर हो गया 2। तो सबसे पहली बात लिस्ट प्राइम नंबर इज 2, लिस्ट प्राइम नंबर हो गया 2। और अगर बात किया जाए लिस्ट कंपोजिट नंबर, चलो आप देखो 3, उसके बाद देखो 4, तो 4 का फैक्टर कौन है, 2 भी है, 1 भी है, 4 भी है, यानी कि कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 3। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया 4। अगर मैं बात करूं यहां से, तो यहां से समझ में आया कि सर लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो लिखा जा सकता है 2 होगा, और लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात किया जाए तो वो होगा आपका 4, लिस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। चलिए अब इसके बाद क्या बोला गया है कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ, अब दोनों का एचसीएफ निकाल लो, ठीक है ना, यानी कि एचसीएफ ऑफ फाइंड आउट कर लो 2 और 4, तो एचसीएफ इसका होगा 2, और एलसीएम ऑफ 2, 4 दैट विल इक्वल टू 4। अब आपसे क्या पूछा गया था, एचसीएफ टू एलसीएम, मतलब एचसीएफ डिवाइडेड बाय पूछा गया था आपके एलसीएम, तो एचसीएफ 2/4 कट गया, तो इसका वैल्यू कितना लिखा गया 1/2, यानी कि रेशियो होगा 1:2, 1:2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखो क्या बोला गया है, बोला गया 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर एचसीएफ एज 12, मतलब 2 नंबर है जिसका एचसीएफ 12 दिया गया है, 2 नंबर है जिसका एचसीएफ 12 दिया गया है, मतलब एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज गिवन दिस इज इक्वल टू 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब दोनों को प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू बी का वैल्यू दिया गया है आपका 36336 दिया गया था, तो कह रहा द पेयर ऑफ का पॉसिबल नंबर इज, तब कह रहा है कि दोनों में से पेयर ऑफ पॉसिबल नंबर क्या होगा। चलो अब आप देखो एक्चुअली में यहाँ पे क्या लिखा गया, दोनों नंबर का एचसीएफ दिया गया है, क्या दिया गया है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया गया दैट इज इक्वल टू 12, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया गया दैट इज इक्वल टू 63, यानी कि 6336 दिया गया है, ठीक है। चलिए तब पूछा गया कि पेयर ऑफ, मतलब नंबर नहीं दिया गया कि ए और बी, मतलब दोनों नंबर ए और बी, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या होगा, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ दिया गया दोनों का एचसीएफ दिया गया और एलसीएम दिया गया है, ठीक है ना। चलो तो जब ऐसा होगा तो नंबर कौन सा होगा, तो एक्चुअली में एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में होगा, जो दोनों में नंबर होगा। तब आप सपोज कर लो कि लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स भी, आप सपोज कर लो कि नंबर्स जो होगा वो 2x है, एंड आप सपोज कर लो कि ना सॉरी 12x, आप सपोज कर लो 12x एक नंबर है, पहला नंबर हो गया आपका 12x हो गया, एंड 12y। अब बोलो सर ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 12x और 12y का जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा
12, क्योंकि कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर दोनों का कितना आ गया 12 आ गया, इसलिए लेट्स से 12 होगा। x मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो सकता था, 3 4 5 कुछ भी नंबर, अदर्स नंबर अदर देन 12 होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए अब देखो एक्चुअली में क्या दिया गया, दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि 12x इंटू 12y का वैल्यू दिया गया था 6336 दिया गया, 36 है ना, एक्चुअली में दिया गया 6336 दिया गया था, ठीक है। मतलब यहां से कहा जा सकता है कि x इंटू बाई का वैल्यू लिखा जा सकता है 6336 डिवाइडेड बाई 12। चलो आप यहां से 12 इंटू 12 कर लो। चलो यहां से आप कट करो, देखिए तो पहली बात 12 से लगाया जाए एक बार, ठीक है ना, तो 12 से लगाओ तो 5 टाइम्स, है ना। चलो 6 है ना, 6336 को आप डिवाइड कर लो 12 से, 12 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स, और यहाँ पे कितना बच गया आपका 3 एक आएगा, तो कितने टाइम्स जाएगा आपका 2 टाइम्स, यानी 24, और यहाँ से क्या लिख सकते हो 9, और क्या लिखा जा सकता है 8 लिखा जा सकता है, यानी कि 528 आ गया, 528। 528 को फिर से 12 से लगा दो आप, तो क्या लिखोगे 528 को डिवाइड कर लो 12 से, तो 12 से डिवाइड करने पर इसका वैल्यू कितना आएगा, है ना। चलिए आप सपोज कर लें, यानी कि इसका वैल्यू आ गया आपका 8 आएगा यहाँ पे, यानी कि 44, कितना आ गया वैल्यू इसका 44 आ गया। मतलब कहा जा सकता है कि x इंटू वाई का वैल्यू आ गया 44। अब आप बात करो कि x इंटू वाई का वैल्यू आ रहा है आपका 44, मतलब यहाँ से 44 एक्चुअली में, ठीक है ना। तब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि दो नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद 44 लाना है, तो वो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 44 लाना है, तो कैसे कैसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब तभी संभव है जब आप इसको 44 को आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 1 इंटू 44, और इसे लिख सकते हो आप 2 इंटू 22, ठीक है ना। और एक और तरीका लिखने का कि इसे लिख सकते हो 11 इंटू लिखा जा सकता है आपका 4। देखो आप 44 इन ऑल केसेस आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन अगर बात किया जाए कि इनमें से देखो पेयर से ढूंढना, देखिए ऐसा कौन कौन सा पेयर है, तो देखो 1 और 44 दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। लेकिन 2 और 22 दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। 11 और 4 भी किस तरह का नंबर है, को प्राइम नंबर है। यानी कि ऐसा कितना जोड़ा बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही जोड़ा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 टू द पावर n एक्चुअली में होना चाहिए था, देन 12 टू द पावर n कैन नॉट इंड विद द जीरो। मतलब 12 के पावर n का वैल्यू इंड नहीं कर सकता है, तो कौन से नंबर से नहीं इंड कर सकता है ये फाइंड आउट करना था हम लोग को। तो देखिएगा, तो देखो एक्चुअली में 2 लिखा गया, तो 2 का जब पावर 1 होगा तो इसका वैल्यू कितना लिखा जाता है, यूनिट प्लेस पे देखो कितना लिखा गया 2, तो 2 के पावर 1 का वैल्यू कितना लिखा जाता है 2, 2 के पावर 2 का वैल्यू कितना लिखा जाता है 4, 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना लिखा जाता है 8, 2 के पावर 5 का वैल्यू कितना लिखा जाता है 16, है ना। इस तरह से तब आप देखोगे कि इसके लास्ट में जीरो नहीं कभी आएगा, यानी कि 12 के पावर n के लास्ट में जीरो कभी भी नहीं आएगा। 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं आएगा। देखो 2, 4, 8 और 6 आना चाहिए था यूनिट प्लेस पे, ठीक है ना, लेकिन जीरो कभी भी 12 के पावर n में नहीं आएगा। मतलब आप 12 के पावर 1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 12 आ गया, 12 के वैल्यू 2 का वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया 144, लास्ट में देखो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि लास्ट में कभी भी जीरो नहीं होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए 8 नंबर, द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज। मतलब आप बात किया जा रहा है कि 385 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, तो किस तरह से लिखा जा सकता है, तब आप क्या करोगे इसे फैक्टराइज कर लोगे। तो देखो 5 से लगा दो आप, तो 7 टाइम्स, फिर से 7 टाइम्स आ गया, फिर आप लगा दो यहाँ से कितने टाइम्स, 7 से कितने टाइम्स आ गया 11 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 11, तो 5 इंटू 7 इंटू 11, इनका ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया बी। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखा जाए 9th नंबर, द HCF। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि रियल नंबर से जो क्वेश्चन आता है जो बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजिली आपसे सॉल्व हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, साथ साथ आपको यह मालूम होना चाहिए कि है ना LCM कैसे फाइंड आउट किया जाता है, HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है 2 नंबर का, 3 नंबर का। साथ साथ अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में, तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला एक होता है इस चैप्टर का कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। चलिए, द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ, तो दोनों का एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात किया जा रहा है कि दोनों का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। देखो 12 लिखा गया था, तो 12 को आप फैक्टराइज कर लो तो लिखा सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू लिखा जा सकता है 3। चलिए, और 21 को आप फैक्टराइज कर लो तो 21 को फैक्टराइज करो तो क्या लिखा जा सकते हैं 3 इंटू 7, 3 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 3 इंटू 7। चलो आप 15 को भी फैक्टराइज कर लो आप, तो 15 को जब फैक्टराइज करो तो लिखा जा सकते हैं 5 इंटू 3 लिखा जा सकता है। चलो आप सबसे पहली बात एचसीएफ देखा जाए, तो एचसीएफ कैसे फाउंड आउट किया जाता है। एचसीएफ मतलब क्या, जो हर जगह पे आ रहा है, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, ठीक है ना। यानी कहा जा सकता है कि इसका एचसीएफ होगा इन तीनों नंबर का 3 होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखिएगा एचसीएफ, इसके बाद एलसीएम। तो जब आप एलसीएम निकाल फाइंड आउट करोगे तो पहली बात तो 3 लिख दो, ठीक है ना। जो एचसीएफ आया उसे आपको लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो यहाँ पे कि 2 जो है कितने टाइम्स बचा हुआ है, तो 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 लिख दो आप। देखो 7 भी एक बार लिखाएगा तो 7 लिख दो आप यहाँ से, और एक बार यहाँ से 5 लिख दो आप, ठीक है। चलिए, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो सारे डिजिट्स को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 हो गया, 12 इंटू 7 इंटू 5। चलो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 इंटू 5 कर लो तो कितना आ गया 60 इंटू 7, यानी कितना आ गया 420, यानी कि एलसीएम होगा 420 और एचसीएफ होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए, इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 10th नंबर में क्या बोला गया, एलसीएम, मतलब कि दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना था एक्चुअली में, ठीक है ना। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, तब आप क्या करोगे 850 को आप फैक्टराइज कर लो, ठीक है ना। तो फैक्टराइज करने पर क्या लिखा जा सकता है, तो 850 को आप फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करोगे तो लिखे जा सकते हैं 17 इंटू 5। 85 के लिए अगर मैं बात करूं तो 85 को आप लिख सकते थे 17 इंटू, अगर मैं बात करूं 85 के लिए तो 85 को लिख सकते थे आप 17 इंटू 5 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे 10 है तो 10 के लिए आप लिख सकते थे 5 इंटू 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर बात किया जाए 500, तो यहाँ पे लिखो आप 500 को फैक्टराइज करोगे तो लिखे जा सकते हैं 5 इंटू, आप लिख सकते हो यहाँ से 100, और 100 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 4 लिखा जा सकता है। 25 इंटू क्या लिख सकते हो आप 4, मतलब आप जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो लिखे जा सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू लिख दो आप 2 इंटू 2। चलो आप यहां से निकाल लो, पहले एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, एलसीएम। चलिए, तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो पहली बात जो कॉमन है उसे आप लिखो। तो देखो कॉमन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए यहाँ पे पहली बात 2 लिखाएगा। और कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 2 5 है, और यहाँ पे भी कितने 5 है, 2 5 है, तो यहाँ पे लिख दो 5 इंटू 5, ठीक है ना। और उसके बाद देखो तो और क्या रह गया आपका 17, तो आप लिख दो 17 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 5 इंटू 2, ठीक है ना। चलो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके टर्म में लिख देना है, यानी कि देखो 2 के पावर कितना आ गया 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू कितना लिख दोगे आप 17, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 17 कहाँ लिखा गया है, 2 के पावर 2 होना चाहिए था एक्चुअली में, तो 2 के पावर 2, यानी कि ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए, उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। 11 में क्या दिया गया, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब p का जो वैल्यू लिखा गया है वो लिखा गया आपका, p का जो वैल्यू लिखा गया था वो कुछ ऐसा लिखा गया है, p इक्वल टू लिखा गया है 18a² b लिखा गया था, ठीक है। और उसके बाद अगर बात किया जाए q, तो q का वैल्यू लिखा गया था 20
ए बी स्क्वायर, तब बोला गया वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, ए और बी किस तरह का नंबर है, प्राइम नंबर है। तब आपसे पूछा गया कि एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो एलसीएम अगर बात किया जाएगा दोनों नंबर्स का एलसीएम, तो देखो पी को आप लिख सकते हो, फैक्टराइज कर लो, तो 18 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू लिखे जा सकते हैं बी यहाँ से। और क्यू की अगर बात किया जाएगा तो क्यू को आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 20 लिखा होता है एक्चुअल में 20, ठीक है ना, तो 20 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, ठीक है, इंटू लिखे जा सकते हैं ए इंटू बी लिखे जा सकते हैं। चलिए अब आप यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट कर लो, एलसीएम, तो एलसीएम मतलब क्या होता है, पहले जो कॉमन है उसे देखा जाए, तो कॉमन कितना है, देखो 2 यहाँ भी है और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना, तो 2 हो गया, साथ साथ जो कॉमन नहीं था, तो कॉमन कौन कौन नहीं है, 3 नहीं है, 3 एक और नहीं है, तो 2 इंटू क्या लिख दोगे 5 इंटू जो कॉमन है, तो देखो यहाँ पे कितना लिखाएगा ए स्क्वायर और क्या लिखोगे बी स्क्वायर, मतलब कितना आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, चलो आप मल्टीप्लाई कर लो इसे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 2 कितना आ गया 18 इंटू 10 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब 180 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा सही आंसर होगा, 180 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होना चाहिए था, 180 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्चुअली में यहाँ पे क्या होना चाहिए था 180 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 12th, क्या दिया गया, प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर मैं बात करूं तो ये जो है रियल नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, रूट 3 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट आपका 5 हो गया, इस तरह की क्वेश्चंस जो है आपके लिए बोर्ड एग्जाम पे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 की बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछने का चांस बनता है, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो सकता है, कुछ भी डिजिट चेंज हो सकते हैं, या तो फिर देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं 5 माइनस 2 रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए रहता है, इस तरह के मतलब कि एक क्वेश्चन जो होता है इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला आता ही आता है, ठीक है ना। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, बोला गया था कि 5 माइनस 2 रूट 3 को हम लोग प्रूव करना था इरेशनल नंबर होगा, कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर, तो कैसे प्रूव किया जाएगा, है ना, इट इज गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, मालूम है कि रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तब प्रूव करना था। तो देखो इसके लिए स्टेटमेंट लिखा जाता है, लेट अस सपोज दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग यह सपोज करके चल लेते हैं कि ये जो नंबर लिखा गया है वो कैसा है, रेशनल नंबर है, ठीक है, विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई Q, where P and Q are integers, also Q not equal to 0, so यहां से कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है 5 माइनस 2 रूट 3 इजकल टू, आप लिख सकते हो यहां से P बाई Q। चलो अब आप क्या करोगे कि रेशनल वाला नंबर्स को एक तरफ कर लो और विदाउट इरेशनल नंबर को एक साथ कर लो, मतलब यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से लिखे जा सकते हैं 5 माइनस पी बाई क्यू इजकल टू लिख सकते हो आप 2 रूट 3, मतलब यहां से कहा जा सकता है कि लिखे जा सकते हैं 5 माइनस पी अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू लिखा जा सकता है यहाँ से रूट 3। चलिए अब आप देखो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है, क्या लिखोगे आप कि here 5 is a rational number, 5 is a rational number, p by q is a rational number, and we know that the difference of two rational number is a rational number, so 5 minus p by q is a rational number and 2 is also a rational number, and if we divide any two rational number then we will get a rational number, यानी कि कहा जा सकता है ओवरऑल कहा जा सकता है कि in LHS is ए रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। एलएचएस में देख रहे हैं आप वो किस तरह का नंबर है, रेशनल नंबर है। आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, लिखना पड़ेगा कि पी
5 is a rational number, p by q is a rational number, 2 is a rational number, and we know that the difference and the division of any two rational number is a rational number, whereas and in LHS is a rational number, but root 3 is not a rational number, but root 3 is not a rational number, is not a रेशनल नंबर। अब देखो रूट 3 रेशनल नंबर नहीं है तो मतलब एलएचएस में जो लिखा गया वो टर्म जो है वो रेशनल है, और रूट 3 जो है वो आरएचएस में लिखा गया वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और हम लोग जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है ना। एज वी नो दैट रेशनल एंड irrational number cannot be equal, so our supposition is wrong, है ना। hence 5 minus 2 root 3 is a rational number, इतना आपको लिख देना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने क्या कर लिया, इसे सपोज कर लिया कि एक रेशनल नंबर है जिसे p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जब p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो p और q दोनों इंटीजर होगा, साथ साथ में q नॉट इक्वल टू 0 होगा। साथ साथ में देखो तो यहाँ से कहा जा सकता है कि 5 माइनस का वैल्यू जो होगा तब आप क्या करोगे, रेशनल वाला एक तरफ कर लोगे, इरेशनल नंबर का एक तरफ कर लोगे, और रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। ये लिख देना आपको बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। सो दैट द नंबर 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा होगा, वैसा नंबर जिसका फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 3 और मोर देन 3, है ना, उसे क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। चलो आप देखो तो देखो यहाँ से क्या लिखा गया है, 5 into 11 into 17 प्लस 3 इंटू क्या लिखा गया था, 11, ठीक है ना। चलो आप यहाँ से एक काम किया जाए कि कुछ कॉमन है, तो कॉमन कितना है 11, तो 11 कॉमन ले लो आप, तो 5 into 17 प्लस लिखे जा सकते हैं 3, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 11 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से ना 85 प्लस 3, 85 प्लस 3, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 11 इंटू 88। चलो 11 इंटू, चलो आप 88 को भी फैक्टराइज कर लो, आप 88 को क्या कर लो, फैक्टराइज। तो जब आप 88 को फैक्टराइज करो लिखे जा सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर बात किया जाए इसका, तो फैक्टर्स है ना, इसका फैक्टर्स आर, फैक्टर्स कौन कौन सा हो गया, 11 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, इस तरह से 22 भी आप लिख सकते हो। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा आ गया, इसलिए किस तरह का नंबर है, कंपोजिट नंबर है। सो द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोगों ने है ना प्रूफ कर दिया कि ये नंबर कैसा होगा, कंपोजिट होगा, क्योंकि इसका फैक्टर्स जो है वो 3 या 3 से ज्यादा हो गया इसी कारण से। चलिए इसके बाद देखा जाए। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह नहीं सकता हूं कितना इंपॉर्टेंट है, बस आप पेपर में आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ सर ने जो बोला था वो एग्जाम में आपका आ चुका है, ठीक है ना। तो देखिए 14 नंबर क्या बोला गया, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हो सकता है रूट 3 जब रूट 7 लिख दे, रूट 5 लिख दे, डेटा वेरी कर सकता है इट में भी, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो कैसे प्रूव आप करोगे, तो रूट 3 एक इरेशनल नंबर होगा, तो इसे भी सपोजिशन कंट्राडिक्शन से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट रूट 3 बी आ रेशनल नंबर। हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि रूट 3 भी है रेशनल नंबर विच कैन बी रिटेन in the form of p by q। अब इसे आप किस तरह से लिख सकते हो, in the form of p by q where p and q
आर इंटीजर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं बात करूं तो इसका कॉमन फैक्टर कितना मान लिया गया कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा 1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा कॉमन हैविंग कॉमन फैक्टर 1 ऑल्सो Q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो बेसिक डिफिनेशन में ही आता है। ठीक है, चलिए अब आप देखो तो हम लोगों ने क्या सपोज करके चला है कि P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। यदि 1 के अलावे कोई और डिजिट फैक्टर में आ जाता है यानी कि हमारा मानना गलत होगा और क्वेश्चन सही होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन सही होगा तो यानी कि क्वेश्चन के साथ बहस करना बेकार है, हम लोग क्वेश्चन से हार जाएंगे और क्वेश्चन जीत जाएगा। तो क्वेश्चन जब बोल रहा है कि इरेशनल नंबर है, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन जो है वो सही है और क्वेश्चन ही अगर इरेशनल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो यानी कि अब आप क्या करो कि अब हम लोग को क्या करना है कि P और Q का फैक्टर हम लोगों ने सपोज किया था कि 1 होगा, लेकिन 1 के अलावे कोई और आ जाता है तो हमारा मानना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए क्या करोगे आप यहां से लिखोगे P/Q इक्वल टू लिख दोगे आप यहां से √3। मतलब जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायर करोगे यानी कि यहां से लिख सकते हो आप P इक्वल टू √3Q लिखे जा सकते हैं। तब आप कर लो यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो यहां से लिखे जा सकते हैं P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। मतलब यहां से कहा जा सकता है कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं बात करूं 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। अब 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो इन द सेम वे यहां से कहा जा सकता है कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कहा जा सकता है कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि P इज डिविजिबल बाई 3। यहां से लिख सकते हो कि P इज डिविजिबल बाई 3। चलो अब ये हो गया कंडीशन नंबर 1 आपका। ठीक है, चलिए अब आप देखो इन द सेम वे अब हमने क्या किया कि देखो हम लोगों ने सपोज करके चला था कि P और Q का कॉमन फैक्टर कितना होगा 1, लेकिन फिलहाल अभी P का फैक्टर कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि हमारा मानना थोड़ा बहुत गलत हो रहा है। अब तो P का काम तमाम हो चुका है, P को यहाँ पे साइड कर दो आप। ठीक है ना, तो आप सपोज कर लो कि लेट P का वैल्यू आप सपोज कर लोगे 3m। ठीक है ना, P इक्वल टू कितना लग देना है 3m। चलो आप रख दो, तो P इक्वल टू जब 3m रखोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। देखो आप, ठीक है ना, P की जगह पर यहाँ पर आप रख दो 3m, तो 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 3Q स्क्वायर। मतलब यहां से लिखा जा सकता है 9m स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 3Q स्क्वायर। मतलब 3 से 3 टाइम्स यानी कि Q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 3m स्क्वायर। मतलब यहां से कहा जा सकता है कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। मतलब Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। मतलब कहा जा सकता है Q इज डिविजिबल बाई 3। मतलब आप देखो यहां से तो P और Q दोनों जो है वो 3 से डिविजिबल है, लेकिन हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था कि दोनों कितना से कट रहा है 1 से, यानी कि है ना यहां से इसे मान लो सपोज कर लो 2। तो फ्रॉम 1 and 2 we see that P and Q has common factor 3। अब दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि हमारा मानना क्या है गलत है ना, कि दोनों का फैक्टर कितना होगा 1 होगा। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, is wrong that √3 is a rational number है ना, यानी कि यहां से कहा जा सकता है hence we can say that hence √3 is a irrational number। और इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर चुका है। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में √3 की जगह √7 हो सकता है, √5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद
इसके बाद देखा जाए पॉलिनोमियल चैप्टर से, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल भी चैप्टर जो है वो बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते चले जाना है ना। चीज़ों को मेमोराइज करते हुए, जितने भी फार्मूला आएगा उससे मेमोराइज करते हुए आगे की ओर बढ़ते चलोगे आप। तो ये भी चैप्टर जो है वो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में जो कि आपके क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो फ्रॉम चैप्टर पॉलिनोमियल। देखो क्या दिया गया है कि व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम, है ना, पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल में कितना ऐड किया जाए सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। मतलब इस पॉलिनोमियल में आप कितना ऐड करोगे ताकि रिजल्टिंग जो है वो जीरो हो जाए, है ना। रिजल्टिंग पॉलिनोमियल जो बने वो 3 जो है इसका जीरो होना चाहिए। तो कैसे, सपोज कर लीजिए के ऐड किया जाता है, लेट के बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, है ना, टू द पॉलिनोमियल। आप सपोज कर लो कि के ऐड किया गया है। जब आप के ऐड करोगे तब आप लिख सकते हो यहां से एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, अब लिखे जा सकते हैं माइनस प्लस लिखे जा सकते हैं 4 प्लस आप लिख सकते हैं यहां से के। चलो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 इसका जीरो है, 3 इसका जीरो है। तो जैसा ही बोल रहा है 3 इसका जीरो है, इसका मतलब कहा जा सकता है कि P3 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं जीरो। मतलब आप रख दो यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस के इक्वल टू जीरो लिखे जा सकते हैं। मतलब यहां से कहा जा सकता है 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस के इक्वल टू जीरो। मतलब आप लिख सकते हो -2 प्लस के इक्वल टू जीरो। मतलब के इक्वल टू लिखा जा सकते हैं यहां से 2, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा के इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखिए, अब देखो क्या बोला गया है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px गिवन फॉर ए पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ। मतलब इस ग्राफ से बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज मतलब अगर कोई भी ग्राफ कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होता है। यहाँ पर देखो, तो ये देखो इस तरह जो ग्राफ बन रहा है वो पैराबोलिक होता है। अब पैराबोलिक हमेशा बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 2 होगा। यही अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता और इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होता 1, ठीक है ना। और अगर सपोज कर लिया जाता है कि ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, तो इस तरह से अगर बन रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है, तो देखो आप यहाँ पर देखो एक्सेस को कितने बार कट कर रहा है ग्राफ, 1 2 3 4, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 4 होता, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होता है, और वही नंबर ऑफ डिग्री भी इक्वल होता है दोनों पॉलिनोमियल का। अगर बात किया जाए इस तरह से, अगर बात किया जाए इस तरह से ग्राफ बनाओ, देखो एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसका 0 होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल लिखा गया है, इसका जीरोज के बारे में बोल रहा है कि अल्फा और बीटा है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या लिखा गया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू पूछा गया था। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू पूछा गया। यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, यहाँ से लिखे जा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या जानते हो, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो ए से ए गया, यानी क्या बच गया, माइनस बी बाई सी हो गया। यानी कि देखो माइनस बी, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से -1 डिवाइडेड बाई सी, सी भी हो गया आपका -1, यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखा जाए, तो ये जो है ये फॉर्मूला यहाँ से याद करने वाली बात है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू लिखा जाता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। मेरे साथ साथ एक बार बोल लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिखा जाता है सी बाई ए। और यही अगर बात किया जाए कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि अल्फा बीटा दिया गया है, तो पी एक्स इक्वल टू लिखा जाता है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखा जाता है। तो ये दो फॉर्मूला आपके लिए इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो एक पॉलिनोमियल लिखा गया था,
पॉलिनोमियल क्या लिखा गया है, पी एक्स इक्वल टू लिखा गया था आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी, अब देखो बी मतलब कौन होता है एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हो आप, तो बी कितना हो गया जीरो हो गया, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो ए मतलब कितना आ गया वन, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया जीरो, यानी कि हमारा आंसर विल बी जीरो। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 5, क्या बोला गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो पॉलिनोमियल क्या दिया गया, देखो पी एक्स इक्वल टू लिखा गया था फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन, तब आपसे पूछा गया था कि वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, एलसीएम लोगे आप तो यहाँ से लिखा जा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाई सी बाई ए से ए गया, तो यहाँ से क्या बचा माइनस बी बाई सी बचा, यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू माइनस बी बाई सी, तो माइनस माइनस थ्री बाई माइनस सेवन, यानी कितना आ गया माइनस थ्री बाई सेवन, माइनस थ्री बाई सेवन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, है ना एक जीरो जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर है, मतलब अगर सपोज कर लिया जाए कि अल्फा अल्फा है तो बीटा जो होगा दैट विल इक्वल टू वन बाई अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे टू है, टू का रेसिप्रोकल क्या होगा तो वन बाई टू होगा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू कितना आएगा वन, मतलब यहां से कहा जा सकता है कि जब अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच वन होगा, क्यों होगा क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है इसीलिए। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या लिखा जाता है सी बाई ए लिखा जाता है, चलिए आप लिख दो सी, सी मतलब कितना लिखोगे माइनस के माइनस टू डिवाइडेड बाई ए, मतलब सिक्स इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से वन, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस के प्लस टू इजकल टू सिक्स, मतलब माइनस के इजकल टू फोर, मतलब के इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से माइनस फोर, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा के इजकल टू माइनस फोर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th नंबर आई थिंक, ठीक है ना। देखो पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन जो होता है बहुत इजी होता है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ये याद कर लेना है और कुछ ज़्यादा है ना, इसमें से ज़्यादा ऐसा टिपिकल क्वेश्चन बनने का चांस नहीं बनता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला गया, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया गया, देखो आप के माइनस वन इंटू लिखा गया था एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ये लिखा गया पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, चलिए इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अब इसका जीरो दिया गया माइनस थ्री, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया, इसका मतलब p माइनस थ्री का वैल्यू हो गया जीरो, चलो आप x जब रख दो माइनस थ्री, मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं k माइनस वन इंटू माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस थ्री प्लस वन इक्वल टू जीरो। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ टाइप का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है कि जब एक्स का वो वैल्यू रखा जाएगा पॉलिनोमियल के अंदर तो उसका वैल्यू आएगा जीरो, इसलिए p माइनस थ्री इक्वल टू लिख दोगे आप जीरो यहाँ से। चलिए आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो, देखो तो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, यानी कि लिख सकते हो आप नाइन के माइनस नाइन, और यहाँ से लिख सकते हो माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो, मतलब ओवरऑल यहाँ से अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो सिक्स के और यहाँ से माइनस एट इक्वल टू जीरो, मतलब लिखे जा सकते हैं सिक्स के इक्वल टू एट, मतलब के का वैल्यू यहाँ से लिखे जा सकते हैं एट बाई सिक्स। चलो आप यहाँ से तब फोर बाई थ्री, यानी कितना के का वैल्यू कितना होगा फोर बाई थ्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखा जाए 8, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार है द जीरोज, मतलब एक कार है उसके लिए पाथ कर बात करिए जीरोज दिया गया है, तो जीरोज मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया माइनस वन और बीटा का वैल्यू दिया गया आपका टू दिया गया है ना। तब आपसे पूछा गया देन गिवन बाय, तो करा कि पाथ का इक्वेशन क्या होगा, यानी कि पॉलिनोमियल बनाना है, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि दो जीरोज दिया गया, अगर तीन जीरोज होता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, तो यानी कि दो ही जीरोज दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि पी एक्स इक्वल टू लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखा जाता है। चलिए एक्स स्क्वायर, तो यहां से लिख दोगे आप, यहां से लिखा जा सकता है
चलो यहां से लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब -1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब -1 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से 2, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2, यानी कि हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो देखा जाए ऐसा कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका देखा जाए 9th, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है कि इसमें एक नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। चलो आप देखो द नंबर ऑफ जीरोज, अभी मैं बताया आपको कि जितने बार कोई भी पॉलिनोमियल एक एक्सिस को कट करता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है और उतना ही उसका डिग्री भी होता है, ठीक है। तो देखो आप 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ए। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए क्या दिया गया, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज, मतलब सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया -5 दिया गया था, और उसके बाद दियर प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया 6। तब आपसे पूछा गया कि पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि पी एक्स इक्वल टू लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस लिखा जाता है आपका अल्फा इंटू बीटा लिखा जाता है। चलो आप यहाँ से वैल्यू रख दो, आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -5 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 6 आप रख सकते हो, यहाँ से लिखे जा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखा जाए ऐसा कहाँ लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। डी या ए भी तो सेम है, ठीक है कि नहीं। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11th, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 and 4। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, इसलिए इसका डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और नंबर ऑफ जीरोज दोनों सेम होता है, इसलिए 2 डिग्री होगा, यानी कि 2, ठीक है। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज। इस तरह की क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो पी एक्स का वैल्यू क्या लिखा गया था, आपका लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या लिखा गया था 1। अब कह रहा है कि इसका 2 जीरो है, इसका 2 जीरो है, मतलब P2 का वैल्यू हो गया आपका 0, मतलब प्लस के लिखा गया है, ठीक है। तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0, मतलब 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, मतलब के का वैल्यू आ गया यहाँ से -10, इसलिए द वैल्यू ऑफ के विल बी -10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 13, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया, फिर से अल्फा प्लस बीटा दिया गया -5 एंड दियर प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया 6। चलो तो फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखो आप, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखा जाता है। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखा जाए 14th नंबर, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, मतलब एक पॉलिनोमियल लिखा गया है, इसके जीरोज के बारे में पूछा गया है, तो क्या लिखा गया था, पी एक्स इक्वल टू लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3 लिखा गया है। तब इसका जीरोज के बारे में बात किया जा रहा है, इसका जीरोज क्या होगा। चलो आप देखो, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हो आप, फैक्टराइज करोगे, तो एक्स स्क्वायर, चलो आप यहां से लिख सकते हो माइनस एम प्लस 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब माइनस लिख सकते हो प्लस एम एक्स, और यहां से लिखे जा सकते हैं माइनस एम इंटू एम प्लस 3 लिखे जा सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं यहां से, तब आप लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स माइनस लिखे जा सकते हैं एम प्लस 3, प्लस यहां से m कॉमन ले लो तो x माइनस लिखे जा सकते हैं m प्लस 3 लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तब यहां से लिख सकते हो x प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम माइनस 3 लिखे जा सकते हैं, माइनस 3। चलिए अब आप क्या करोगे यहां से, तो यहां से लिखे जा सकते हैं कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स का वैल्यू लिखा जाता है 0। मतलब यहां से लिख सकते हो x प्लस एम इक्वल टू 0 और x माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू
0 लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि x का वैल्यू होगा -m और यहाँ से x का वैल्यू लिखे जा सकते हैं m+3, यानी कि देखा जाए -m और m+3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहां पे और भी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। मैं अगर बात करूं तो लगातार 10 दिन तक, जब कब आपका बोर्ड एग्जाम है तब तक सारे चैप्टर्स का मैं 2-2 चैप्टर कर करके सारे चैप्टर्स का जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिस पर डिस्कस किया जाए और बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे फायदा हो सकता है। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो लगेगा कि हाँ सर ने बताया था वो क्वेश्चन हमारे लिए बोर्ड में आ गया। तो इसके लिए मैं आपको लगभग 9 तारीख तक सारे के सारे चैप्टर्स का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका रिवीजन कराते हुए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करते हुए आपके सामने मैं डेली आपको वीडियो अपलोड करूंगा इन द है ना, वीडियो के रूप में आपके मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग।